अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिकेट की सबसे अनलकीस्ट टीम कौन सी है, तो आप में से कई लोग न्यूजीलैंड को चूज करेंगे और कई लोग साउथ अफ्रीका को। पर मैं जिस टीम को चुनूंगा वो होगी साउथ अफ्रीका, एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड की थर्ड सबसे ओल्डेस्ट टीम है, जिस टीम में आज तक कई लेजेंडरी प्लेयर्स खेल चुके हैं लाइक AB डिविलियर्स, जैक कैलिस, डेल स्टेन एंड मेनी मोर। पर डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज, अगर हम इस टीम की ICC ट्रॉफीज पर नजर डालेंगे तो वो एकदम ना के बराबर है। तो क्या सच में साउथ अफ्रीका इतनी कमजोर टीम है? वेल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी इनकी बुरी किस्मत ने इन्हें वर्ल्ड चैंपियंस बनने से रोक दिया। यूं तो साउथ अफ्रीका के पास वर्ल्ड कप जीतने के कई अच्छे मौके थे, पर अकॉर्डिंग टू देयर फैंस देयर बेस्ट चांस वाज इन द 2015 ODI वर्ल्ड कप। और हो भी क्यों ना, बिकॉज उस वर्ल्ड कप की बात ही कुछ और थी। बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक साउथ अफ्रीका हर एक डिपार्टमेंट में बहुत मजबूत दिख रही थी और सबको यही लग रहा था कि फाइनली इस बार साउथ अफ्रीका अपने इस ICC कर्ज को ब्रेक कर ही देगा। पर आगे जो होता है वो तो आप सबको पता ही है। पर आखिर कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग साउथ अफ्रीकन बॉलिंग सेमीफाइनल्स में एक बड़े से टोटल को भी डिफेंड नहीं कर पाती और कैसे कई सिली मिस्टेक्स के चलते उस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सो लेट्स फाइंड आउट। 2015 का ODI वर्ल्ड कप इस टूर्नामेंट का 11th एडिशन होने वाला था, जिसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर होस्ट कर रहे थे। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये ODI वर्ल्ड कप वन ऑफ द बेस्ट एवर वर्ल्ड कप था, क्योंकि उस टाइम पर लगभग सभी टीमें अपनी प्राइम फॉर्म में थी और उनमें वो सारे प्लेयर्स खेल रहे थे जो या तो ऑलरेडी लेजेंड थे या फिर आने वाले फ्यूचर में बनने वाले थे। और इसी के चलते ये प्रेडिक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल था कि वो वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी। पर जो टीम उस वर्ल्ड कप में एकदम हॉट फेवरेट्स की तरह आ रही थी वो थी साउथ अफ्रीका, वो भी अपनी अनबिलीवेबल स्क्वाड की वजह से। वो साउथ अफ्रीकन टीम ऑन पेपर तो बहुत मजबूत लग रही थी। बैटिंग में हाशिम आमला, फैफ डु प्लेसिस, AB डिविलियर्स और डेविड मिलर तो अलग ही तहलका मचा रहे थे। और अगर कभी बाय चांस ये सब फेल भी हो जाते तो बॉलिंग में डेल स्टेन, मॉर्ने मॉर्कल और इमरान ताहिर जैसे डेंजरस बॉलर्स तो थे ही वो मैचेस जितवाने के लिए। और इन्हीं सब के चलते कई लोग तो इस साउथ अफ्रीकन टीम को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर टीम भी मानते थे। पर क्या ये साउथ अफ्रीकन टीम ऑन फील्ड भी इतनी स्ट्रॉन्ग थी जस्ट लाइक ऑन पेपर? वेल, इसका जवाब तो आप सबको आगे मिलेगा। बट इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद भी साउथ अफ्रीका की जर्नी उस पूरे ही वर्ल्ड कप में आसान तो कभी भी नहीं रहती। अपने ग्रुप स्टेज के पहले ही मैच में जिम्बाब्वे को आसानी से हराकर साउथ अफ्रीका अपने इस वर्ल्ड कप कैंपेन को स्टार्ट करती है। हालांकि बाद में इंडिया और पाकिस्तान से बिग डिफीट्स के बाद साउथ अफ्रीका के क्वालिफिकेशन चांसेस थोड़े मुश्किल जरूर होते हैं, पर अपने बचे हुए मैचेस में वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और UAE जैसी टीमों को हराकर साउथ अफ्रीका क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जहां पर उनका मैच था अगेंस्ट श्रीलंका, जो कि उस पूरे ही वर्ल्ड कप में इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी। हाँ, उनके पास संगाकारा, दिलशान और मलिंगा जैसे कई और अच्छे प्लेयर्स जरूर थे, बट वो सब भी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे थे। श्रीलंका का बैटिंग ऑर्डर टोटली संगाकारा और दिलशान पर ही डिपेंडेंट था, जो कि इस टीम का सबसे वीक पॉइंट था। और उनकी बॉलिंग भी कुछ उतना खास परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। फिर क्या था, उनकी इसी वीकनेस का फायदा साउथ अफ्रीकन बॉलिंग जमकर उठाती है और उस मैच में श्रीलंका को उनके वर्ल्ड कप हिस्ट्री के सबसे लोएस्ट स्कोर 133 रन पर ही ऑल आउट कर देती है। और फिर इस छोटे से टोटल को आराम से चेस करके साउथ अफ्रीका अपने वर्ल्ड कप इतिहास का पहला नॉकआउट मैच जीत जाती है, जिसके चलते अब आगे सेमीफाइनल्स में उन्हें न्यूजीलैंड को फेस करना था, विच वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड इन दैट वर्ल्ड कप, स्पेशली विद द फेयरलेस बैटिंग अप्रोच ऑफ ब्रेंडन मैकलम। इट वॉज गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज मैच और आगे होता भी कुछ ऐसा ही है। साउथ अफ्रीका उस बड़े सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले बैटिंग चूज करती है, विच वॉज रियली अ गुड डिसीजन, क्योंकि हम सबको पता ही है कि साउथ
अफ्रीका का चेजिंग रिकॉर्ड नॉकआउट्स में कितना बेकार है। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज, हमेशा की तरह उस नॉकआउट मैच में भी साउथ अफ्रीका की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती और उनके दोनों ओपनर्स केवल 31 रनों के अंदर ही अंदर आउट हो जाते हैं, जिसके चलते अब साउथ अफ्रीका उस मैच में बैकफुट पर होती है। सारा प्रेशर अब उन्हीं के ऊपर होता है। न्यूजीलैंड के फैंस और प्लेयर्स उस पॉइंट पर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती और फिर इन सब अर्ली विकेट्स के बाद शुरू होता है द फैफ एंड एबीडी शो। दोनों बैटर्स मिलकर शुरुआत में तो इनिंग्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं विद सिंगल्स एंड डबल्स। फिर एक बार क्रीज पर सेट होने के बाद दोनों ही बैट्समैन मिलकर उस दिन कीवी बॉलर्स की खूब धुलाई करते हैं और फिर एबी की 65, फैफ के 84, रूसो के 39 और एंड में डेविड मिलर की कमाल की फिनिशिंग के बदौलत साउथ अफ्रीका एक रेन अफेक्टेड मैच में 281 रन बना देती है इन जस्ट 43 ओवर्स। और इसमें साउथ अफ्रीका के लिए सबसे प्लस पॉइंट तो ये था कि इतना बड़ा रन चेज आज तक पूरे 50 ओवर्स में भी कभी नहीं हुआ था और यहाँ पर तो न्यूजीलैंड के पास सिर्फ 43 ओवर्स ही थे, जिसके चलते साउथ अफ्रीका उस मैच में पहले से ही बहुत आगे दिखाई दे रहा था और उनके फैंस और प्लेयर्स भी उनकी इस परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे। पर उन बेचारों को क्या पता था कि उनकी यही खुशी कुछ समय बाद आंसुओं में बदलने वाली थी, क्योंकि उस न्यूजीलैंड टीम में ब्रेंडन मैकलम भी थे, जिन्होंने अपनी फेयरलेस बैटिंग से उस टूर्नामेंट को पूरी तरह से डोमिनेट करके रखा था और उस मैच में भी न्यूजीलैंड को उनसे कुछ इसी टाइप की परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और वो भी अपनी टीम को बिल्कुल भी निराश नहीं करते। और फिर आगे सेकेंड इनिंग्स में मैकलम अकेले दम पर न्यूजीलैंड की उस गेम में वापसी करवाते हैं और केवल 6 ओवर्स में गप्टिल के साथ मिलकर न्यूजीलैंड को 71 रन तक पहुंचा देते हैं। न्यूजीलैंड की ये रन चेज अब थोड़ी सॉर्टेड जरूर दिख रही थी, पर फिर मैकलम को आउट करने के बाद साउथ अफ्रीकन बॉलर्स एक कमाल का कमबैक करते हैं और अगले 50 रन के अंदर ही अंदर न्यूजीलैंड के 4 मेन बैटर्स को आउट कर देते हैं, जो टोटल कुछ समय पहले तक इजीली चेजेबल लग रहा था, अब वही टोटल उनकी रीच से काफी दूर हो चुका था। अब न्यूजीलैंड को वो सेमीफाइनल जीतने के लिए अगले 20 ओवर्स में लगभग 142 रन बनाने थे और क्रीज पर एक यंग कोरी एंडरसन और ग्रैंट इलियट मौजूद होते हैं। प्रेशर तो इन दोनों ही बैट्समैनों पर बहुत होता है, पर ये दोनों ही प्लेयर्स हार बिल्कुल भी नहीं मानते और साथ में मिलकर न्यूजीलैंड को उस टफ फेस से बाहर निकालते हैं और अगली विकेट के लिए 110 रनों की एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप करते हैं, जिसमें इन दोनों को ही साउथ अफ्रीकन फील्डर्स से बहुत सपोर्ट मिलता है। और फिर एंडरसन के 58 और इलियट के नॉट आउट 76 के चलते ये मैच एकदम लास्ट ओवर में पहुंच जाता है, जहां पर न्यूजीलैंड को केवल 12 रन बनाने थे और बॉलिंग पर थे उस टाइम के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर डेल स्टेन। पहली 2 बॉल्स पर 2 सिंगल्स लेने के बाद विटोरी तीसरी बॉल पर एक कमाल का चौका लगा देते हैं और फिर अगली बॉल पर सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच जाते हैं। न्यूजीलैंड किसी तरह पहली 4 बॉल्स में 7 रन बना लेती है। अब क्रीज पर ग्रैंट इलियट होते हैं। न्यूजीलैंड को आखिरी 2 बॉल्स में 5 रनों की जरूरत होती है और फिर ये होता है। इलियट के उस 6 के साथ वो बॉल और साउथ अफ्रीका दोनों ही उस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते हैं और उनका वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का सपना एक बार फिर से चकनाचूर हो जाता है। पर आखिर कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग साउथ अफ्रीकन टीम इतना बड़ा टोटल होने के बावजूद भी वो सेमीफाइनल हार जाती है? वेल, उनके इस एपिक चोक के पीछे कई रीजंस हैं। नंबर 1, पिकिंग फिलैंडर ओवर एबॉट। अगर मॉर्कल और इमरान ताहिर को हटा दें तो उस पूरे ही वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की बॉलिंग बहुत खराब थी और अगर इन दोनों के अलावा कोई और बॉलर परफॉर्म कर भी रहा था तो वो थे काइल एबॉट, जिन्होंने श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जैसे मस्ट विन मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करा। पर फिर सेमीफाइनल्स जैसे बड़े गेम में साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट ने उन्हें वर्नॉन फिलैंडर से रिप्लेस कर दिया, जो कि उस पूरे ही मैच में स्टेन के बाद सबसे ज्यादा रन देते हैं विदाउट टेकिंग एनी विकेट। रीजन नंबर 2, रेन। साउथ अफ्रीका एक वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच खेल रही हो और बारिश ना हो, ऐसा हो सकता है क्या?
बिल्कुल भी नहीं। और उस दिन भी कुछ यही होता है। साउथ अफ्रीका का स्कोर 218 रन होता है आफ्टर द एंड ऑफ 38th ओवर एंड विद 2 सेट बैट्समैन डू प्लेसिस एंड डिविलियर्स ऑन क्रीज। अब साउथ अफ्रीका की नजर एक बड़े टोटल पर थी और वो शायद उसे बना भी लेते अगर उस दिन बारिश न होती तो। और अगर कहीं गलती से साउथ अफ्रीका पूरे 50 ओवर्स बैटिंग कर लेती तो वो पक्का न्यूजीलैंड को एक 350 प्लस का ही टारगेट देते, जो कि मुझे नहीं लगता कि फिर न्यूजीलैंड उसे चेस कर भी पाती। Who knows? और साउथ अफ्रीका की इस चोकिंग का तीसरा और सबसे मेन रीजन था बैड फील्डिंग। अब यूँ तो साउथ अफ्रीकन टीम फील्डिंग में इतनी ज्यादा गलतियां कभी भी नहीं करती, पर उस दिन पता नहीं उनके सारे प्लेयर्स को क्या ही हो गया था। पहले एबी का वो रनआउट मिस, फिर इलियट के वो 2 कैचेस और कई मिस फील्डिंग्स, जिसके चलते साउथ अफ्रीका एक जीता जीता मैच हार जाती है। एंड द वेरी लास्ट रीजन ऑफ दिस एपिक चोक इज डेल स्टेन्स लेंथ डिलीवरी। यूं तो डेल स्टेन किसी भी दिन पर किसी भी कैप्टन के फर्स्ट चॉइस होंगे फॉर द लास्ट ओवर, स्पेशली इन अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जहां पर ओपोजिशन को केवल 12 रन चाहिए विद एन एक्सट्रीमली सेट बैट्समैन ऑन द क्रीज। और इसी के चलते एबी डिविलियर्स ने भी उनका 1 ओवर लास्ट के लिए बचा रखा था। और एज एक्सपेक्टेड स्टेन ओवर की पहली 4 बॉल्स एकदम टाइट रखते हैं, पर फिर ओवर की 5वीं बॉल पर स्टेन अपने करियर की सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब आप ही मुझे बताओ कि अगर आप स्टेन की जगह होते तो आप क्या डालते? यॉर्कर, स्लोवर वन, वाइड यॉर्कर या कोई और टाइट लेंथ, राइट? पर स्टेन यहीं पर बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं और वो एक सेट बैट्समैन इलियट को लेंथ बॉल डाल देते हैं, जिस गिफ्ट को इलियट भी दोनों हाथों से स्वीकार करते हैं और उस बॉल को स्टैंड्स में पहुंचाकर साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप से बाहर कर देते हैं। बट पर्सनली अगर साउथ अफ्रीका वो सेमीफाइनल जीत भी जाती तो भी मुझे ये नहीं लगता कि उस टीम में इतना पोटेंशियल था कि वो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप फाइनल में हरा सके। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीका सच में कभी कोई आईसीसी वर्ल्ड कप जीत पाएगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर मॉर्गन की कैप्टेंसी के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और अगर T20s की इंपॉर्टेंस को जानना है तो राइट वाली पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।